चैप्टर 2279 उल्का विस्फोट मीटियोर एक्सप्लोजन। बंगची ने आंखें सिकोड़ ली। वो लाइंग युए को अपने पास आने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसका हथियार मीडियम और लॉन्ग रेंज लड़ाई के लिए बना था, पास की लड़ाई में नहीं। उसके दोनों क्रेसेंट ब्लेड्स उसके शरीर जितने बड़े थे, पास जाकर उन्हें चलाना मुश्किल था। दूर रहो, उसने गुस्से से दहाड़ते हुए चेन को तेजी से घुमाया और फिर उसे तूफान के बीच फेंक दिया। उसे पूरा यकीन था कि इतनी तेज रफ्तार से घूमती चेन से लाइंग युए बच नहीं पाएगी, और अगर बच भी गई तो उसकी घूमने की लय टूट जाएगी। जैसे ही चेन तूफान के अंदर घुसी, लाइंग युए की आंखों में चमक आ गई। अचानक उस चेन से भयानक ऊर्जा की लहर फूटी। मीटो ब्लास्ट। बंगची की शक्ति चेन के जरिए फैल गई और एक डरावना विस्फोट पूरे तूफान के बीच हुआ। लेकिन लाइंग युए का शरीर मानो हड्डी विहीन था। वो मुड़ी, झटके से विस्फोट के घेरे से बाहर निकल गई और लोमड़ी की तरह फुर्ती से घूमती रही। इस बार वो बंगची के दाहिने तरफ पहुंची। बंगची का ध्यान बाएं बचाव पर ज्यादा था, क्योंकि वो दाहिने हाथ से लड़ता था, और यही लाइंग युए का मौका था। उसने हमला शुरू कर दिया। धड़ाम। काली ऊर्जा की एक तेज लहर हवा को चीरती हुई बंगची की ओर आई। उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ, पर वो कोई मामूली योद्धा नहीं था। उसने अपने शरीर को मोड़ा और दाहिने हाथ में पकड़ी विशाल क्रेसेंट ब्लेड को ढाल की तरह आगे कर दिया। जोरदार टक्कर हुई। ऊर्जा की लहर ने उसके ब्लेड को हिला दिया और बंगची 2 कदम पीछे खिसक गया। लाइंग युए पहले ही झपटी और दोनों हाथों में पकड़े कॉपर हैमर से उसके शरीर पर वार कर दिया। बंगची ने एक चेन फेंक दी थी, जिसे वो अभी वापस नहीं बुला सकता था, इसलिए अब उसे नजदीकी लड़ाई में लाइंग युए का सामना करना ही था। उसने एक ही ब्लेड से वार को रोका। हाय! लाइंग युए का हथौड़ा जोर से टकराया। टक्कर से हवा कांप गई। क्रेसेंट ब्लेड ने वार तो झेल लिया, पर उस ताकत ने बंगची को पीछे धकेल दिया। वो मन ही मन बोला, ये इंसानी औरत इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? हालांकि उसे दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन डर नहीं था। आखिर वो लिजर्डमैन था, जिसकी ताकत स्वाभाविक रूप से इंसानों से कहीं ज्यादा थी। लाइंग युए ने बिना रुके वार पर वार किए। दोनों हथौड़े बारिश की बूंदों की तरह बंगची पर बरस रहे थे। बंगची मुश्किल से अपनी क्रेसेंट ब्लेड से उन्हें रोक पा रहा था, और भले ही वो दूसरी चेन वापस खींच ले, इतने बड़े हथियार से वो लाइंग युए की तेज चाल का मुकाबला नहीं कर पाता। कद में लाइंग युए आधी भी नहीं थी, पर उसके वार ऐसे लग रहे थे जैसे कोई गुस्सैल बंदरिया किसी आदमी पर झपट रही हो, और वो बंदरिया के नुकीले पंजे जान ले सकते थे। क्या खतरनाक इंसान है ये! बंगची के मन में ख्याल आया। तभी अचानक उसके कम्युनिकेशन डिवाइस से एक चीख सुनाई दी। कोई आए बचाने! महामहिम सम्राट! सम्राट मारे गए हैं! बंगची का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिमाग कुछ पल के लिए खाली हो गया। वो रॉयल गार्ड का कमांडर था, और उसका सबसे बड़ा कर्तव्य था सम्राट की रक्षा करना। अब सम्राट मर चुका था। वो गुड़िया जैसी दिखने वाली महिला सीढ़ियों पर मुश्किल से 5 मिनट थी। लड़ाई इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? और वो आर्मोर ऑफ द एंड कहा गया? उसने तो उसकी भयावह शक्ति महसूस की थी। बंगची का ध्यान पूरी तरह टूट गया, और यही लाइंग युए का मौका था। उसने दोनों हथौड़ों को पूरी ताकत से घुमाया। क्लैंग! आवाज हुई और बंगची का क्रेसेंट ब्लेड उसके हाथ से उड़ गया। हां! लाइंग युए चीखी और कॉपर हैमर सीधा उसके शरीर पर दे मारा। बंगची भारी आर्मोर पहने था, पर कॉपर हैमर आर्मोर तोड़ने के लिए ही बना था। सिर पर नहीं भी लगता तो भी जिस हिस्से पर लगता, वहां मांस और हड्डियां फट जाती। बंगची को होश आया। उसने सब भुलाकर अपनी बाहें आगे बढ़ाई। दोनों हाथों में भारी आर्मोर था। उसने अपने हाथ गोलकीपर की तरह फैलाए और सीधा लाइंग युए के वार को रोक लिया। धड़ाम! दोनों हथौड़े उसकी हथेलियों पर जड़ गए। क्रैक की आवाज आई और उसकी हथेलियों की आर्मोर
और हड्डियां चकनाचूर हो गई। हरी लिजर्ड खून की धार नीचे बहने लगी, पर लाइंग युए ने महसूस किया कि उसके हथौड़े अब खिंच नहीं रहे। वो बंगची की पकड़ में फंस चुके थे। बंगची ने दांत पीसे और गुर्राया, मीटियोर एक्सप्लोजन। उसकी हथेलियों से एनर्जी का विस्फोट फूटा, मानो एक मिनी न्यूक्लियर ब्लास्ट वहीं हुआ हो। तेज हवा की लहरें सड़कों को पार करती हुई कई ब्लॉकों तक हर चीज को मिटा गई। लेकिन तभी आसमान से एक तेंदुए जैसी परछाई नीचे गिरी। वो लाइंग युए थी। जमीन पर उतरी, बिना किसी चोट के। उसकी आंखें तेज और स्थिर थी। कितनी डरावनी शक्ति है, उसने धीरे से कहा। लेकिन अब जब मुझे पता है कि तेरी शक्ति नजदीकी विस्फोट पर आधारित है, तो क्या मैं तैयारी नहीं करूंगी? वो चोट खाकर भी वार करने को तैयार थी, बशर्ते उसका वार बंगची को लाचार कर दे। लेकिन यह मुमकिन नहीं हुआ। उसने अपनी हथेलियां देखी। उसके कॉपर हैमर्स अब बंगची के पास थे। उसे नया हथियार चाहिए था। उसने वेपन बॉक्स खोला और इस बार एक फोल्डिंग शॉर्ट बो निकाला। वो बंदूक इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि स्ट्रेंथन्ड वॉरियर के लिए असली शक्ति सिर्फ ठंडे हथियारों, कोल्ड वेपन्स में ही निकलती है। वो बो देखने में नाजुक और छोटी थी, लेकिन पूरा ये मेटल से बना था। सिर्फ बो खींचने की ताकत ही भयावह थी। और लू केरन के मैकेनिकल अपग्रेड के बाद उसका पावर आउटपुट 10 गुना बढ़ चुका था। वो कंपाउंड बो कोल्ड वेपन्स की चोटी पर था, असली परफेक्शन। लाइंग युए ने बो उठाया, हथियार बॉक्स से 10 छोटे तीर निकाले। अब उसकी आंखों में चमक थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। चैप्टर 2280 मीटियोर एक्सप्लोजन पार्ट 2। वो बहुत तेजी से झुकी और अपना बो और एरो खींच लिया। शक्तिशाली ऊर्जा उस कंपाउंड बो और छोटे एरो पर इकट्ठा होने लगी। वो डरावनी शक्ति तूफान बनकर उसके चारों तरफ उफान मारने लगी। कलाला, बो स्ट्रिंग तेजी से खिंचकर पूरी तरह से गोलाकार चांद की तरह तन गई। कंपाउंड बो का सबसे बड़ा फायदा यह था कि वो बहुत कम ताकत से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन लाइंग युए की शारीरिक ताकत के हिसाब से लू कैरन ने उसमें खास बदलाव किए थे। बिना किसी बढ़ा चढ़ा कर कहे, अगर लाइंग युए पूरे जोर से वो बो खींचती, तो वो बहुत महंगा ये मेटल से बना एरो आसानी से 30 मीटर मोटे स्टील प्लेट को भी पार कर देता। ये तो सिर्फ उसकी ताकत का स्तर था। अगर उसमें उसकी क्यूआई फोर्स भी जोड़ दी जाए, तो वो एक रीजनल कैपिटल की शहर की दीवार को भी एक एरो में तोड़ सकती थी। बोची ने महसूस किया कि सामने वाली का एरो छोड़ने के लिए तैयार है, और वो खुद ब खुद डर सा गया। उसके पास उतने हथियार नहीं थे जितने लाइंग युए के पास थे। आखिर ऐसे सर्वगुण संपन्न वेपन मास्टर बहुत कम मिलते हैं। उसने अपना चेन सिमिटर पहले ही फेंक दिया था। अब उसके पास बस उसकी सैबर और वो भारी आर्मोर बचा था, जो सिल्वर आर्मोर के बराबर था। लेकिन उसके मन में एक एहसास था कि सामने वाले के एरो को सिर्फ आर्मोर की ताकत से रोकना बहुत मूर्खता होगी। इसलिए बंच ने अपनी कमर से डैगर निकाल लिया। उसे शॉर्ट नाइफ कहा जाता था, लेकिन उसकी लंबाई लाइंग युए के बाजू से भी ज्यादा थी। अब लाइंग युए हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर की अवस्था में थी, और उसके आसपास की हर चीज की समझ बहुत हल्की और साफ हो गई थी। उसकी नजर से कोई भी हलचल बच नहीं सकती थी। उसके दिल में कोई डर नहीं था, इसलिए जब वो हमला करने जा रही थी, तो उसके भावों में कोई कंपन नहीं था। और वैसे भी इस वक्त पूरे वोलुयन एम्पायर का युद्ध उनके पक्ष में जा रहा था। काका, कंपाउंड बो अपनी सीमा तक खिंच गया। लाइंग युए का बोड्रॉइंग पोस्चर बेहद सुंदर था। पैर कंधों के बराबर फैले हुए, हाथ सीधे लेकिन ज्यादा तने नहीं। उसने बोची की आंखों पर निशाना साधा और एरो छोड़ दिया। बूम! हवा को चीरने की आवाज किसी बड़े तोप के धमाके जैसी थी। चारों तरफ गड़गड़ाहट सी गूंज उठी। उस बेहद तेज एरो ने अपने आसपास की हवा को भी साफ कर दिया, जिससे एक बेलनाकार वैक्यूम एरिया बन गया। एरो इतनी तेजी से गया कि लाइंग युए और बंगची दोनों उसे अपनी आंखों से देख भी नहीं पाए।
एक शीर्ष योद्धा होने के नाते वो सिर्फ अपनी इंद्रियों और हल्की सी परछाई के जरिए उसके रास्ते का अंदाजा लगा सकता था। बंच ने दाएं हाथ से डैगर को सामने पकड़ लिया ताकि वो हमले के समय शांत रह सके। निर्णायक पल में उसने अपना मजबूत हाथ घुमाकर वार किया। का डैगर की धार ने सही समय पर एरो की नोक को रोक लिया और धातु के घर्षण की तेज आवाज हवा में गूंज उठी। ताकत की बात करें तो बंगची वास्तव में लाइंग युए से ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि उसने सुपर कंपाउंड बो का दबाव महसूस किया, लेकिन फिर भी बोची कुछ देर तक टिक गया। लेकिन वही शार्प एरो उसकी धार से इतनी जोर से टकराया कि क्रैकलिंग जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई चूहा लकड़ी कुतर रहा हो। बुंची अचानक चौंक गया। उसे बहुत बुरा एहसास हुआ। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। वो एरो को दूर धकेलने की कोशिश कर ही रहा था कि क्रैक की साफ आवाज के साथ उसकी डैगर टूट गई। एरो ने उसे बीच से तोड़ दिया और टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। बुंची की पुतलियां सिकुड़ गई। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो छोटा सा एरो, जो इंसानों के लिए भी छोटा था, और उसके विशाल शरीर के मुकाबले तो बस उंगली जितना, उसने उसकी डैगर तोड़ दी। उसके हथियार भी वोलुयन एम्पायर की सबसे ऊंची सैन्य तकनीक से बने थे, तो वो इतने कमजोर कैसे हो सकते थे? उसे नहीं पता था कि लाइंग युए के पास सबसे बेहतरीन हथियारों का संग्रह था, और ये सारे कोल्ड वेपन्स लू केरन ने खुद तैयार किए थे। हर हथियार यी मेटल के नवीनतम संस्करण से बना था, और जब उसमें मैकेनिकल सिविलाइजेशन की तकनीक को जोड़ा गया तो दुनिया में बहुत कम सामग्री थी जो उसकी मजबूती से आगे निकल सके। ये 10 एरोज बहुत महंगे और बेहद दुर्लभ सुपर एरोज थे। इस भिड़ंत में बोची ने हथियार की ताकत का गलत अंदाजा लगाया और उसकी डैगर टूट गई। हालांकि एरो थोड़ा सा मुड़ गया, लेकिन फिर भी वो उसके शरीर की ओर चला गया। बोची घबराकर तुरंत पीछे हट गया। सौभाग्य से डैगर ने ज्यादातर ताकत रोक ली थी, इसलिए वो थोड़ा सा बच गया। लेकिन लाइंग युए ने जैसे सब पहले से सोच रखा था। उसने तुरंत फिर से बो खींचा और एरो छोड़ा। वो सिर्फ एक तीर नहीं था, बल्कि कई तीर लगातार छोड़े। कंपाउंड बो में कम ताकत लगती थी, इसलिए उसे जल्दी और लगातार चलाया जा सकता था। लाइंग युए ने भी कोई कंजूसी नहीं की। उसने एक सांस में 5 एरोस छोड़ दिए। अब बुंची के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो बस इधर उधर बचने की कोशिश करने लगा। वो जोर से गरजा। उसके पैर तंग गए और उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई, जिससे उसकी रफ्तार बहुत बढ़ गई। एरो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए वो सीधे सीधे उनका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो बस किनारे से हटकर उन्हें अपनी हथेली से रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर भी 5 लगातार एरो से पूरी तरह बच पाना असंभव था। एक छोटा एरो उसके कंधे में गहराई तक धंस गया। आसानी से उसकी ब्रेस्ट प्लेट को पार करता हुआ उसके मांस में चला गया। वो छोटा था, लेकिन उसमें लाइंग युए की ऊर्जा समाई थी, जैसे कोई जहरीला स्टिंगर बॉम्ब, जिसने उसके आधे कंधे को चकनाचूर कर दिया। ओह! बंच दर्द से कराहा, अपना कंधा पकड़ते हुए पीछे हटा और खुद को मेडिसिन इंजेक्शन लगाया। लेकिन लाइंग युए ने यह मौका नहीं छोड़ा। इस बार उसका हथियार फिर बदला। अब उसके हाथ में 9 सेक्शन विप थी। ऐसे दैत्य जैसे दुश्मन के लिए सॉफ्ट वेपन ही सही थी। लाइंग युए जानती थी कि सीधे बल से वो जीत नहीं पाएगी। वो तेजी से उसकी ओर बढ़ी, उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। 9 सेक्शन विप ने उनके बीच की दूरी थोड़ी बढ़ा दी, और मीटियोर एक्सप्लोजन का सही समय भी साधना था। ये विप किसी फिसलते जहरीले सांप की तरह थी, और चेन सिमिटर से कहीं ज्यादा मुश्किल। लिजर्डमैन, जो अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं, वो हथियारों की विविधता पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि सीधी टक्कर में भरोसा करते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन जब दोनों की ताकत लगभग बराबर हो तो कौशल का फर्क साफ दिखाई देने लगता है। लाइंग युए ने फिर
बगुया यूशन पाम तकनीक अपनाई, तेजी से बंची के चारों ओर घूमी और अप्रत्याशित दिशा से 9 सेक्शन विप से हमला किया। यह हमला बहुत विचित्र था, लचीला, बदलता हुआ और पूरी तरह अनिश्चित। कुछ ही पलों में बंच के शरीर पर दर्जनों घाव हो चुके थे। उसके बाएं कंधे का दर्द अभी भी खत्म नहीं हुआ था और साथ ही उसे सम्राट की मौत की चिंता भी सताने लगी। नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। चाहे महाराज युद्ध में गिर भी जाए, ग्रैंड मार्शल अब भी जिंदा है। मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकता। मुझे इस औरत को जल्द से जल्द मारना होगा और फिर पलटवार शुरू करना होगा। अध्याय 2281, किस्मत का अंत, डेस्टिन्ड एंडिंग। बंची को यह महसूस हुआ कि फुर्ती और हथियार चलाने की कला में वो इस छोटी सी इंसानी औरत लियांग युए के मुकाबले बहुत कमजोर था। पर उसका असली फायदा था उसका विशाल शरीर और असीम ताकत। अचानक बंची गुस्से से लाल हो गया। हां, जब पीछे से नौखंडी कोड़ा दोबारा हमला करता हुआ आया तो वो तेजी से पलट गया। लियांग युए को लगा कि वो इस वार से बचकर पलटवार करने की कोशिश करेगा, पर वो गलत थी। बंची ने बिना झिझक उस कोड़े के नुकीले कांटों को अपने शरीर में घुसने दिया और उसी दिशा में लियांग युए की जगह को लॉक कर लिया। वो हथियार को अपनी छाती में घुसने देता गया और फिर अपने विशाल हाथ फैलाकर लियांग युए की तरफ झपटा। छपाक, कोड़ा बंची के शरीर में आर पार चला गया, पर पहले से तैयार बंची ने अपनी मांसपेशियों से उसे जकड़ लिया ताकि वह और भीतर न जा सके। वो लोहे के टॉवर की तरह लियांग युए पर टूटा पड़ा। इस वक्त लियांग युए के सामने दो ही रास्ते थे, या तो हथियार छोड़कर भाग जाए या फिर आमने सामने की लड़ाई करे। पर उसके हथियारों का भंडार लगभग खत्म हो चुका था। अब उसके पास बस यही नौखंडी कोड़ा और एक ड्रैगनरोने वाली लंबी तलवार बची थी। अगर वो हथियार छोड़ देती तो ये लड़ाई उसके लिए हार में बदल जाती। ये आदमी, लियांग युए को तुरंत समझ आ गया कि सामने वाला अपनी ताकत के जोर पर उसे हथियार छोड़ने पर मजबूर करना चाहता है। बिना हथियार के हाथ से हाथ की लड़ाई नामुमकिन थी। ये सोचकर लियांग युए की आंखों में ठंडापन आ गया। उसने अपनी हथेली में भरी ऊर्जा को छोड़ा और कोड़े के सहारे सीधे बंची के शरीर में धंसा दी। जो कांटा पहले ही उसकी छाती में था, वो अब और भीतर तक चला गया। बंची के मुंह से खून बहने लगा, पर उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा कोड़ा पतला और लंबा है, बाल जैसा। भले ही ये मेरे अंदरूनी अंगों को भेद दे, इससे मैं नहीं मरूंगा। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसके दोनों हाथ पिंजरे जैसे फैल गए। जैसे ही वो लियांग युए को पकड़ लेता, उसे यकीन था कि उसकी ताकत से वो कभी नहीं छूट पाएगी और उस वक्त वह उसे अपनी हथेली में ऐसे कुचल देता जैसे मिट्टी का खिलौना। लियांग युए की भवें तलवार की धार जैसी तंग गई। सामने वाला अपनी जान की बाजी लगाकर ये दाव खेल रहा था कि वो अपनी मजबूत देह से लियांग युए को मार देगा, इससे पहले कि उसका कोड़ा उसे खत्म करे। पर लियांग युए ने कभी मौत से डरना नहीं सीखा था। एक योद्धा के लिए हिम्मत उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर सामने वाला जान की बाजी लगा चुका है तो वो भी पीछे हटने वाली नहीं थी। लियांग युए ने भागने का ख्याल छोड़ दिया और अपनी पूरी ताकत को नौखंडी कोड़े में झोंक दिया। छपाक, कोड़ा बंची के शरीर के आर पार चला गया। उसके मुंह से खून फव्वारे की तरह उछल पड़ा। दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया, पर उसी दर्द ने उसकी दरिंदगी को और भड़का दिया। अब दोनों में से कोई भी बचाव के बारे में नहीं सोच रहा था। दोनों एक दूसरे को खत्म करने पर तुले थे। दोनों के शरीर तेजी से पास आ रहे थे। लियांग युए को शायद एहसास भी नहीं था कि बंची के विशाल हाथ उसके चारों ओर एक इस्पात का पिंजरा बना रहे हैं। छपाक, कोड़ा अब आधे से ज्यादा अंदर जा चुका था। मांसपेशियों और हड्डियों को चीरता हुआ सीधे उसके अंदरूनी अंगों की ओर बढ़ रहा था
और बंची के दोनों हाथ अब लियांग युए को पूरी तरह कैद कर चुके थे। बंची के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। क्या तुम मेरे साथ मरना चाहती हो? कितनी भोली हो तुम। वो जोर से दहाड़ा और दोनों हाथों में ऊर्जा केंद्रित की। गैलेक्सी स्टारबस्ट। उसने अपनी जिंदगी की सबसे ताकतवर शक्ति छोड़ी। जीवन मृत्यु की इस घड़ी में उसने अपनी सीमाएं तोड़ दी। उसके दोनों हाथों में सफेद रोशनी फट पड़ी, जैसे मौत खुद उसके भीतर सिमट आई हो। वो अपने हाथों को कसकर बंद किए रहा, ताकि ऊर्जा का एक कतरा भी बाहर न निकले, भले ही उसके हाथ उड़ जाएं। वो इस वार से लियांग युए को मिटा देना चाहता था। इसी बीच कोड़ा उसके सीने के भीतर और तेजी से घूमने लगा, जैसे कोई जहरीला नाग अपने शिकार को कुंडली में जकड़ रहा हो। उसके नुकीले सिरे ने सीधे दिल को भेद दिया। छपाक, विशाल दिल फट गया। खून का सैलाब उसके मुंह से फूट पड़ा। दिल में उठे असहनीय दर्द से उसे समझ आया कि क्या हुआ है। पर एक छिपकली मानव जैसे मजबूत जीव के लिए यह मौत नहीं थी। उसका दिल तब तक उसे नहीं मार सकता था जब तक वो पूरी तरह चूर चूर न हो जाए। बंची को पूरा यकीन था कि उसकी हथेली में फंसी औरत अब राख बन चुकी है। पर अगले ही पल उसकी आंखों में हैरानी भर गई। नौखंडी कोड़ा अचानक चमक उठा और उससे निकली ऊर्जा ने उसके दिल को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। धड़ाम, दिल फट गया जैसे किसी ने तरबूज तोड़ दिया हो। कैसे? बंची ने कांपते हुए अपने हाथ खोले, पर लियांग युए राख नहीं बनी थी। वो वही खड़ी थी, काली बख्तरबंद कवच में, ठंडी नजरों से उसे देखती हुई। सबके पास डीमन मच का हिस्सा था। बंची का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा, चेहरे पर हार की कड़वाहट और आंखों में पछतावा। लियांग युए ने धीरे से कोड़ा उसके शरीर से खींचा, फिर बिना कुछ कहे उसके माथे से विदेशी मूल ऊर्जा निकाली। वो कुछ पल तक उसे देखती रही। एक दुश्मन होते हुए भी उसने उसे एक योद्धा की तरह सम्मान दिया। अगर मेरे पास ये हथियार न होता, उसने धीरे से कहा, तो शायद हम दोनों ही आज खत्म हो जाते। हर कोई अपने स्वामी के लिए लड़ता है, इसमें कहने के लिए कुछ नहीं। लियांग युए ने झुककर बंची के विशाल शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया। इप्सिलॉन स्तर के दुश्मन की लाश बेकार नहीं जाती। ऐसे शरीर शोध और जैविक प्रयोगों में बड़ी कीमत रखते हैं। ये शरीर अब झूकीर और डेंग शेंटोंग की प्रयोगशालाओं में मानव रूपांतरण अनुसंधान के लिए जाएगा। इसके साथ ही जमीन पर एलियनों की ये लड़ाई खत्म हो गई। वुलुयन साम्राज्य का अंत तय था। हर ओर जंग चल रही थी और हुएक्सु गठबंधन सेनाएं बचे हुए छिपकली मानवों को पूरी तरह मिटा रही थी। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।